चलिए लाइव हो गए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब जाकर के हम लोग लाइव हुए हैं। एक बार बस कंफर्म कर दीजिए कि मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक ठाक आ रही है या नहीं। आज हम लोग पूरे 6 मिनट लेट से लॉग इन हुए हैं, 6 मिनट्स लेट। गुड आफ्टरनून आप सब लोगों को, और क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आपका मैसेज मैं देख पा रहा हूँ, वीडियो स्ट्रीम देख पा रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो नहीं दिख रहा है वो क्या, वो, हाँ, अब मेरा वीडियो भी मुझे दिखने लग गया है। तो गुड आफ्टरनून सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। बस एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी तसल्ली के लिए कि ऑडियो आप तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं। थोड़ा वीडियो तो हम देख पा रहे हैं, तो आई गेस कि वीडियो अच्छी है। मैं आ गया हूं अपने टैबलेट, अपने प्रेजेंटेशन और अपनी चाय के साथ। एवरीथिंग इज गुड, नाइस। तो फिर हमें कौन रोक सकता है हमारी क्लास से। चलिए, तो आज है 25 अप्रैल 2023 और बज गया है 1:08। तो रफली हम लोग 8 मिनट 10 मिनट समझिए कि हम लोग लेट हो रखे हैं, लेकिन टॉपिक्स आसान है, टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर भी लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्लास जहाँ पे छोड़ी थी, नाइट्रोजन साइकिल के बीच में छोड़ी थी, तो आज हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करने के बाद कार्बन साइकिल कंप्लीट करेंगे। टाइम बचता है तो सल्फर या फॉस्फोरस, इनमें से किसी एक साइकिल को देखेंगे। शुरू करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के साथ, और ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन। अभी जो बोर्ड पे जो कुछ भी लिखूंगा आपके साथ शेयर भी करूंगा, तो देयर इज नो हड़बड़ी। हड़बड़ी इस बात की बिल्कुल मत रखिएगा कि लिखना ही है, नहीं भी लिख पाएंगे तो चलेगा, मैं आपके साथ शेयर जरूर कर लूंगा, ठीक है। वीडियो नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह। इकोलॉजी की बेसिक समझने के लिए क्या करें, इकोलॉजी की बेसिक ही तो हमने इतने अच्छे से की है, तो अब उससे ज़्यादा कोई भी बेसिक की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। ये भरोसा रखें कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो समय लग रहा है वो मेरे नॉर्मल प्लानिंग से ज़्यादा समय लग रहा है, फिर भी मैं ये समय इसलिए आराम से दे रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर है मेरे दिमाग में कि आप सारे लोग, कम से कम 95% लोग 2024 या 2025 की परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए टाइम है। और दूसरा ये है कि आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। कुछ लोगों ने इन टॉपिक्स को कभी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के रूप में या स्कूल के दिनों में पढ़ रखा होगा, कुछ लोगों ने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है। तो मैं सबको एक साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस वजह से मैं हर चीज़ को बिल्कुल एबीसी से समझाते चल रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा बेसिक नहीं करना है। अब सवाल उठता है कि अगर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ और वो चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो उसका सप्लीमेंटेशन हम कहाँ से करेंगे। उसका सप्लीमेंटेशन मात्र एक है, वो है कि आपने 9th एंड 10th की जो साइंस की किताबें हैं, खास तौर पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताबें जो हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। क्योंकि देखो 9th एंड 10th तक हमें सारे सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत होती है ना। तो सारे सब्जेक्ट को 9th एंड 10th तक पढ़ाने की वजह ही यही होती है कि 9th-10th तक आप सारे लोग सारे सब्जेक्ट से एक ऐसे लेवल पे परिचित हो जाएं कि उसके बाद आप किसी भी स्ट्रीम में जाएं, आपको वो दिक्कत ना हो कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिकनेक्ट करने के लिए समय निकाल करके एक रूटीन बना करके 9th और 10th की साइंस की किताबें, खास तौर पे जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन है, वो आप जरूर से देख लें। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग फिजिक्स का भी सेक्शन देख लें। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी में जो 4 इकोलॉजी के चैप्टर हैं उनको भी सलाह दी थी पढ़ने के लिए। तो उनमें से पहले 2 चैप्टर
मैंने पहले ही एडवाइस किया था कि आप पढ़ लें, एंड आई होप कि आपने वो पढ़ लिया होगा। बाकी के जो 2 चैप्टर हैं वो आगे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और सही समय पे मैं वो भी एडवाइस आपको कर दूंगा कि कब और कैसे और किन चीज़ों को पढ़ना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं नाइट्रोजन साइकिल को, उसी पॉइंट से जहाँ पे हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। तो क्लास की शुरुआत नाइट्रोजन साइकिल से, और जहाँ पे छोड़ा था वहीं से। तो कुछ चीज़ें कल से रिकनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कल नाइट्रोजन साइकिल हमने बस शुरू ही किया था और हमारी क्लास का वक्त खत्म हो गया था, तो कल से रिकनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को जो देखेंगे वो ये है कि जो नाइट्रोजन का साइकिल है उसके जो 3 सबसे बड़े पार्ट हैं, वो है एटमॉस्फेयर का पार्ट, वो है बायोस्फीयर का पार्ट, और कुछ हद तक सॉइल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये रिकनेक्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिकैप। तो सबसे पहली बात क्या है कि नाइट्रोजन साइकिल के 3 पार्ट्स हैं। एटमॉस्फेयर का पार्ट है, और एटमॉस्फेयर के पार्ट में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस है नाइट एटमॉस्फेयर में। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है बायोस्फीयर, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पार्ट है सॉइल सिस्टम। तो इससे हमारा ये मतलब निकलता है कि जो हाइड्रोस्फीयर है वहां पे नाइट्रोजन साइकिल का जो कंपोनेंट है वो बहुत कम है, इतना कम है कि हम उसको इग्नोर करके चल सकते हैं। खासतौर पे जीएस के उद्देश्यों से आप आराम से इसको इग्नोर करके चल सकते हैं, उसको लेकर के ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं हमें। अब शुरू कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के रिकैप को। हमारा रिकैप अभी कंटिन्यू कर रहा है। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन के कौन कौन से रूप होते हैं एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन का N2 वाला रूप होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाला रूप होता है। ये 2 रूप होते हैं नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में। दूसरा, इसके सोर्सेज हमने क्या देखे थे? पहला तो वायुमंडलीय N2, जो वायुमंडल का सबसे प्रचुर गैस है, तो कोई दो राय ही नहीं हो सकती उसको लेकर के। दूसरा जो है वो है ह्यूमन क्रिएटेड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, सो ये तीनों मानव जनित हैं। कुछ हद तक ये ऑक्साइड एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन की वजह से भी पैदा होते हैं, जिसकी बात करेंगे अभी। और तीसरा है इसका डिस्कशन, एटमॉस्फेयर से ये निकलता कैसे है। एटमॉस्फेयर से N2 निकलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो निकलते हैं एसिडिक रेन से, जिसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा।
पहले थोड़ा मोमेंटम बना लें सीखने सिखाने का, तब आपके क्वेश्चंस और आपके डाउट्स को दिखेंगे। जब तक कि आप तक मेरी आवाज और मैं जो लिख रहा हूं उसका वीडियो आपको साफ सुथरे तरीके से मिल रहा है, तब तक अभी मुझे आपके दूसरे कमेंट की चिंता नहीं है। देखूंगा, लेकिन सही समय पे देखूंगा। पहले अभी थोड़ा एक सीखने का, पढ़ने का, पढ़ाने का एक आज की क्लास में मोमेंटम बन जाए, तब देखते हैं। ठीक है, समझा देते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन के यही दो स्वरूप आपको मिलेंगे। शुद्ध नाइट्रोजन, जिसको N2 कहते हैं, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलेंगे। सोर्सेज क्या हैं? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो पृथ्वी की शुरुआत से ही नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे प्रचुर गैस है और वो आज तक बना हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों के तीनों ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो इकट्ठा हो रहे होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है फॉसिल फ्यूल का दहन, जीवाश्म ईंधनों का दहन। जीवाश्म ईंधनों का दहन आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करेंगे, जैसे कि बिजली के उत्पादन के लिए आप करेंगे। फिर तमाम फैक्ट्रीज में भी आपको दहन की जरूरत पड़ती है। जैसे मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में मेटल को गलाने के लिए आपको दहन की जरूरत पड़ेगी। सीमेंट इंडस्ट्री में कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थरों को हीट करने के लिए आपको दहन की जरूरत पड़ेगी, वगैरह। फिर ये सारे ऑक्साइड वायुमंडल में इकट्ठा होते रहते हैं। तो वायुमंडल के इन दो स्वरूपों में जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन शुद्ध और उनका ऑक्साइड, तो शुद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रासायनिक क्रिया से यहां से निकलता है, और जो ऑक्साइड हैं वो पानी के साथ, जो जलवाष्प है उसके साथ वो डिसॉल्व होकर के एसिडिक रेन के रूप में पृथ्वी तक आता है, HNO3 के रूप में पृथ्वी तक आता है। यहां तक अगर आपने बात को समझ ली होगी तो आप जरा कमेंट करके बताएं कि इससे जुड़े हुए, बस इसी बोर्ड से जुड़े हुए आपके पास क्या प्रश्न है। अब मैं पहली बार आज की क्लास में, गुड आफ्टरनून वगैरह के बाद पहली बार इस क्लास में अब मैं मैसेज देख रहा हूं। निकासी का स्वरूप बता दीजिए। निकासी, निष्कासन, नाइट्रोजन का जब स्थिरीकरण होगा तो नाइट्रोजन के यौगिक बनेंगे, और अगर इसमें होगा तो HNO3 बनेगा। ठीक है, स्थिरीकरण पे आ रहे हैं। ममता कह रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ममता, जब हम लोग एडवांस टॉपिक्स पे आएंगे तो वो भी दिखाएंगे। और आपके टीचिंग से कॉलेज वाली फीलिंग आ रही है। जिस दिन एग्जाम में जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि कौन सी टीचिंग काम में आई थी। ठीक है, तो अभी अपनी टिप्पणी को अपने पास रखें। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा हार्श साउंड कर रहा हूं, लेकिन अभी आप प्रिपरेशन में जहां पे हैं, आपको नहीं पता है कि सिविल सर्विस के एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में क्या काम आएगा। मेरा ये चरित्र नहीं है कि मैं अपनी प्रशंसा खुद करूं, लेकिन जब आप इस तरह के कमेंट करती हैं कि ये फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग आ रही है, तो आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर आपको फीलिंग देने नहीं, आपको जीरो से इस सब्जेक्ट को बारीकी के साथ समझाने के लिए आया हूं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चलो, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आ रहे हैं यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हिंदी में आप कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसको लिखने के दो तरीके हैं, सीधा N भी लिख दीजिए तो भी चलेगा, या N2 भी लिख दीजिए वो भी चलेगा। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें शुद्ध नाइट्रोजन मतलब N2 को हम एक स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। बस नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है वायुमंडलीय
N2 का एक स्थिर कंपाउंड के रूप में रूपांतरण। ठीक है, वायुमंडलीय जो N2 होता है, कॉन्सेप्ट आप समझिए, उसमें नाइट्रोजन के दो एटम एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये बहुत ही स्थिर मॉलिक्यूल होता है जो N2 होता है। तो सामान्य परिस्थितियों में इस N2 को किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने की जरूरत होती ही नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में इस N2 को किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर ये रिएक्ट करेगा तो उसकी जो सबसे पहली शर्त है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की इनपुट होनी चाहिए, कोई कैटलिस्ट भी होना चाहिए, और नहीं तो एनर्जी की इनपुट तो बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तब जाकर के ये नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूटेगा और नाइट्रोजन फिर रिएक्टिव बनेगा। रिएक्टिव का मतलब है अभिक्रियाशील बनेगा। तब जाकर के ये नाइट्रोजन किसी के साथ रिएक्शन करेगा और तब कोई स्थिर कंपाउंड नाइट्रोजन का बन पाएगा। इसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन अब एक यौगिक के रूप में फिक्स हो गया। जब तक ये N2 रहता है तब तक ये एलिमेंटल फॉर्म में रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई और एटम तो आप देख नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। जब ये एक यौगिक के रूप में आता है तब जाकर के, जब एक यौगिक के रूप में आता है तब जाकर के हम इसको कहते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्स हो गया, क्योंकि उसके बाद इस नाइट्रोजन का कोई यूटिलाइजेशन पॉसिबल है। नाइट्रोजन का फिक्सेशन तीन तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, ये हो गई इसकी परिभाषा। उसके बाद क्या है कि ये है ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से देयरफॉर ये बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है और ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल है ये सामान्यतः रिएक्टिव नहीं होता है। ये बहुत कम अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशीलता के लिए या तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए या एनर्जी के साथ साथ अच्छा कैटलिस्ट भी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन से तीन तरीकों से होता है। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया है। अगर नहीं लिखा है तो मैं 10 सेकंड के लिए थोड़ा साइड हो जाता हूं। चल, अब देखो, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के तीन प्रोसेस हैं और 3 बार पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले स्थिरीकरण को परिभाषित कर लिया कि कभी भी डाई एटॉमिक नाइट्रोजन N2 को जब हम एक स्थिर यौगिक के स्वरूप में बदलते हैं तो उसी को हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। स्थिरीकरण से मतलब है कि अब ये एक रासायनिक सिस्टम में अब एक स्थिरता आ गई है। अब ये किसी भी रासायनिक सिस्टम में ये इंक्लूड हो सकता है। जब नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है तब जो है सो नाइट्रोजन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोटीन का हिस्सा, एमिनो एसिड का हिस्सा, डीएनए का हिस्सा, आरएनए का हिस्सा बन पाता है। अगर ये शुद्ध नाइट्रोजन रहता, N2 रहता, तो ये कभी भी नहीं बन पाता। तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन के तीन तरीके हैं। पहला जो तरीका है नाइट्रोजन के फिक्सेशन का वो है एटमॉस्फेरिक।
वायुमंडलीय। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वायुमंडल में जो बिजली चमकती है उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी का डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज से नाइट्रोजन का रिएक्शन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ होगा और नाइट्रोजन के तमाम तरह के ऑक्साइड बनेंगे, विशेषकर N2O बनेगा और NO2 बनेगा। और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो जलवाष्प के साथ फिर मिलकर के पृथ्वी पर आएंगे। तो ये पहला तरीका है वायुमंडलीय, जिसमें एनर्जी ऑफ लाइटनिंग जिम्मेदार होती है इसके लिए। और यहां पर अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। तो यहां पर पहला आउटकम क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का जो दूसरा तरीका है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है और वो होता है जैव मंडल में। और इसको हम कहते हैं जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन या जैव मंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें कुछ ही बैक्टीरिया ऐसा काम कर सकते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म के पास नाइट्रोजन के फिक्सेशन की क्षमता होती ही नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ही होते हैं जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा। इन बैक्टीरिया, और सारे बैक्टीरिया भी नहीं करते, कुछ ही बैक्टीरिया करते हैं। अब इन कुछ बैक्टीरिया में कुछ ऐसे होंगे जो पौधों के जड़ों के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहेंगे और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो सॉइल में फ्री रहते हैं, लेकिन होते दोनों बैक्टीरिया ही हैं। एक बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहेगा और दूसरा बैक्टीरिया जो सॉइल में फ्री रहेगा। और ये जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी तो वो नहीं दे सकते, लेकिन इन बैक्टीरिया में एक बड़ा एफिशिएंट एंजाइम होता है। एंजाइम बायोलॉजिकल सिस्टम का एक कैटलिस्ट होता है, जिसको आप उत्प्रेरक कहते हैं। तो एंजाइम बायोलॉजिकल सिस्टम का उत्प्रेरक होता है और उस उत्प्रेरक की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन इन जीवाणुओं के द्वारा हो पाती है। ये जो जीवाणु होते हैं हमारे, ये जीवाणु के पास वो एंजाइम होता है और इन जीवाणुओं के अलावा वो एंजाइम किसी के पास नहीं होता। यही रीजन है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जब भी होगी तो उन्हीं कुछ जीवाणुओं के द्वारा होगी जिनके पास ये एंजाइम होता है। और वो जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है। तो जो दूसरा है वो है जैविक, मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सिर्फ कुछ जीवाणुओं के द्वारा होती है। इन जीवाणुओं को हम डाई एजोट्रॉफ कहते हैं। ये आप नाम याद रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं। इनको डाई एजोट्रॉफ कहा जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार होता है वो होता है सहजीवी। जो सहजीविता दर्शाते हैं, मतलब कि सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का एक एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जहां तक मेरी उम्मीद है। और दूसरा स्वतंत्र, जिसको हम कहते हैं फ्री लिविंग। ये स्वतंत्र वाले भी सॉइल में ही पाए जाएंगे। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दे देता हूं। एजोटोबैक्टर
एक एग्जाम्पल है, एजोमोनस। दूसरा एग्जाम्पल है, आप जरा सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल दीजिए। राइजोबियम नहीं, लाइकेन नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, एल्गी फंजाई नहीं। देखो एल्गी फंजाई तो अलग है ना, जीवाणु जब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, फिर कैसे आप एल्गी फंजाई की बात कर रहे हैं? लाइकेन भी नहीं होगा भाई, लाइकेन। और यहीं पे गलतियां होती हैं। अब लाइकेन अगर मैं ऑप्शन में दे दूं, देखो एक क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जीवों पर, चलो एक क्वेश्चन है, विचार करें। ठीक है, और इनमें से कौन से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं? क्या जवाब होगा बताओ? जो भी आदमी डी को छोड़ के कोई भी और जवाब दिया है, जिसने भी, उसने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं है। सही जवाब बस ये है। अभी भी कुछ लोग ए बता रहे हैं, पता नहीं कैसे, पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ा, वगैरह। चलो रहने दो। किसी ने कहा साइनोबैक्टीरिया। भाई साइनोबैक्टीरिया भी जीवाणु ही हैं, वो भी बैक्टीरिया ही हैं। इस बस उनके नाम में साइनो इसलिए जुड़ा है क्योंकि एक विशेष प्रकार के पिगमेंट के साथ वाले बैक्टीरिया हैं। चलो एक साइनोबैक्टीरिया का भी मामला देख लेते हैं, यह जरूरी है इसलिए मैं करा रहा हूं इसको। तो यहां पे हमने क्या सीखा, यहीं से आगे इसको लेके जाएंगे, जैविक को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। पहले इस चार्ट को पूरा कर लें कि इसका जो तीसरा प्रकार है वो है औद्योगिक। औद्योगिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में उर्वरक उत्पादन के लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हैबर बॉश प्रक्रिया। स्कूल के दिनों में पढ़ा होगा। पहली बार इस प्रक्रिया से हम लोग जनरली क्लास नाइन्थ में
परिचित होते हैं, जो अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि है। तो अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि में हम नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं और काफी ज्यादा तापमान, काफी ज्यादा प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराते हैं, तब जाकर के अमोनिया बन पाता है, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसकी तुलना में देखो तो जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बेहद सरल प्रोसेस है, ठीक है। और यहां पे भी चाहे वो सहजीवी हो या स्वतंत्र हो, यहां पे भी जो बनता है वो अमोनिया ही बनता है, नाइट्रोजन से अमोनिया ही बनता है। तो अगर आप देखो तो एंड आउटकम इन तीन में से दो मेथड में अमोनिया है और एक मेथड में एंड आउटकम नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। यहां तक समझ में आ गया? आप इसको पहले लिख लीजिए। इसकी टाइटल होगी तीन प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो मैं पहले कह रहा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना, ये आप एन फिक्सेशन भी लिख सकते हो, N2 फिक्सेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट गया हूं सो दैट कि आप इसको लिख सको। डन। चलो, ये वाला पेज आप लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था। आगे आइए और हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी तक जो हमने सीखा है कि सिर्फ कुछ जीवाणु कर पाते हैं। उन जीवाणुओं को हम डाइएज़ोट्रॉफ कहते हैं और ये जीवाणु नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए एक खास एंजाइम की जरूरत होती है। एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा। ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं, ये सहजीवी भी हो सकते हैं, लेकिन होते नाइट्रोजनेज से सुसज्जित। नाइट्रोजनेज होता है इनके पास, इसीलिए ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर पाते हैं। अगर नाइट्रोजनेज नहीं होता तो नाइट्रोजनेज की फिक्सेशन नहीं कर पाते थे ये, ठीक है। तो जो चीजें हमें पता हैं वो ये पता है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया हैं। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक यू बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, जैसे कि जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो बैक्टीरिया होता है वो होता है साइनोबैक्टीरिया। बस इससे ज्यादा जटिल नहीं होगा, जिसके दो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। एक का नाम है नॉस्टॉक और दूसरे का नाम है एनाबीना। एनाबीना, नॉस्टॉक, ये एग्जाम्पल है राइजोबियम। जब आप राइजोबियम की बात करते हैं तो ये लेग्यूम्स के पौधों के साथ जो हमारी दलहन फसलें होती हैं, जैसे कि चना, मटर, सोयाबीन वगैरह, ठीक है। तो जो हमारी दलहन की फसलें होती हैं, तो लेग्यूम के पौधों के साथ राइजोबियम रूट में सहजीविता दर्शाता है। लेग्यूम के पौधों के साथ, लेग्यूम मतलब दलहन जो हमारे होते हैं, तो लेग्यूम के पौधों के साथ राइजोबियम इनके रूट में
सहजीविता दिखाते हैं और इनकी रूट में छोटी छोटी गांठ बनाते हैं जिनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल। तो राइजोबियम जो होता है वो दलहन फसलों के साथ सहजीवी रहेगा और उनके लिए ये रूट नोड्यूल्स बनाता है। ठीक है, कुछ टेक्निकल वर्ड जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं उससे जो है बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, उतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए अगर सिविल सर्विस का प्रीलिम भी क्लियर करना है। तो 2011 से अभी तक सिविल सर्विस के प्रीलिम में बहुत सारे हिंदी ट्रांसलेशन के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका पूरा मीनिंग करेक्टली समझने के लिए आपको इंग्लिश वाला पार्ट तो देखना पड़ेगा। ये थोड़ी सैड रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी है। आप खुद से जा करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि यूपीएससी कई बार बहुत एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं कर पाती है। मैं किसी भी पूर्वाग्रह में नहीं हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। आप पिछले क्वेश्चन उठा करके उसके हिंदी अनुवाद वाले पार्ट को देखिएगा। तो इतनी इंग्लिश के साथ अगर हम सहज नहीं रहेंगे, अभी तो मैं कमेंट भी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कुछ कमेंट आएंगे ऐसे, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर इतनी भी इंग्लिश के साथ आप सहज नहीं होंगे तो प्रीलिम में क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो मैं चाहता नहीं हूं कि मेरे किसी भी स्टूडेंट के साथ हो। तो इसलिए कुछ कुछ वर्ड्स जो टेक्निकल वर्ड हैं वो इंग्लिश में हम लिखते हुए चल रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में ही हो रही है और हिंदी में ही ये एक्सप्लेनेशन बना रहेगा इस पूरे बैच में, और आगे इस बैच में मेरी कोई भी और क्लास होगी तब भी। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया दो तरह के हैं, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। लेकिन ये सही नहीं होगा कि सारे यू बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेंगे या सारे साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेंगे। कुछ यू बैक्टीरिया कर पाएंगे, कुछ यू बैक्टीरिया नहीं कर पाएंगे, कुछ साइनोबैक्टीरिया कर पाएंगे, कुछ साइनोबैक्टीरिया नहीं कर पाएंगे। तो आप ये लिख लीजिए कहीं पे, मैं अब हर चीज बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप ये लिख लीजिए कि ये आवश्यक नहीं है कि सारे यू बैक्टीरिया तथा सारे साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। इनमें से कुछ ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु होते हैं। तो सब के सब नहीं करेंगे, इनमें से कुछ ही हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाएंगे। ये आप लिख लें। अब यहां पे समझने की बात यह है कि साइनोबैक्टीरिया को पुरानी किताबों में नील हरित शैवाल भी कहा गया है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। राइट, लेकिन होते ये एक्चुअली बैक्टीरिया ही हैं। पहले वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि ये शैवाल है, लेकिन ये शैवाल नहीं है, ये हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ये हैं बैक्टीरिया। तो इसलिए जो है ये शैवाल का नाम कैरी करते हुए भी ये जीवाणु होते हैं, ये दिमाग में बिठा के चलिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम आते हैं कि अब अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा कि अगर आपके पीटी में आपसे पूछ ले कि क्या नील हरित शैवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो बिल्कुल सही होगा कि हाँ, नील हरित शैवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। वापस इस क्वेश्चन पे जाओ और अब आप देखो
कि शैवाल शब्द में नीलहरित शैवाल भी शामिल होगा। शैवाल शब्द में नीलहरित शैवाल भी शामिल होगा। तो नीलहरित शैवाल के साथ आप अगर इसको इंक्लूड करोगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 1 और 4 ये करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि शैवाल में नीलहरित शैवाल शामिल होगा। लेकिन गौर से देखो, नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में क्या आप देख रहे हो कि 1 और 4 जैसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो उस परिस्थिति में आप समझ गए कि एग्जामिनर ये सोच के चल रहा है कि नीलहरित शैवाल एक्चुअली तो जीवाणु है, इसीलिए एग्जामिनर ने आपको 1 ओनली का एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, इसीलिए एग्जामिनर ने आपको 1 ओनली का एक एग्जाम्पल दिया। अगर 1 और 4 होता तो क्या सही उत्तर होता? अगर 1 और 4 होता तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने यह सोचा है कि जीवाणु उधर मेंशन करते हैं और नीचे शैवाल में आप नीलहरित शैवालों को शामिल कर लो। तो अगर 1 और 4 यहां पर ऑप्शन होता, जानबूझ के मैंने यहां नहीं दिया था, तो फिर वो वाला ऑप्शन करेक्ट होता आपका। आप समझ गए? तो सेम क्वेश्चन में आपको अब कुछ बारीकियां दिख रही हैं। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन सिर्फ कुछ बैक्टीरिया कर पाते हैं, सारे बैक्टीरिया भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कुछ बैक्टीरिया कर पाते हैं, और उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं डाइएजोट्रॉफ। राइट? और डाइएजोट्रॉफ में दो प्रकार के रहेंगे, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। यहां पर एग्जाम्पल दे दिए। प्लस राइजोबियम दलहन फसलों के साथ सहजीवी होता है और ये रूट नोड्यूल को बनाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और इसका इक्वेशन बस लिख लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल होगा और 8 प्रोटॉन लगते हैं इसमें, और बनता क्या है? 2 अमोनिया बनेगा, प्लस एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा जो एक बाई प्रोडक्ट है। मतलब कि ये बना और यहां से ये रिलीज हो जाता है। मेन उत्पाद ये है आपका। और जिस एंजाइम की वजह से ये पूरी रिएक्शन पॉसिबल हुई है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और इसमें खूब सारी ऊर्जा की खपत होती है। कुल मिलाकर के 16 एटीपी बराबर ऊर्जा की खपत होती है। 16 एटीपी से हमारा मतलब यहां पर है कि यहां पर हम, एटीपी क्या होता है? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, मतलब कि एटीपी। तो जो हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वो मॉलिक्यूल है जिससे कि बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी मिलती है। वो आगे मैं बता रहा हूं। फिलहाल यहां पे बस एक चीज ऐड कर दूं कि 16 एटीपी की ऊर्जा की खपत होती है और तब बनता है 2 नाइट्रोजन। तो ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का रिएक्शन है। ठीक है, और अब एक बात बता दूं कि ये जो जैविक स्थिरीकरण है, ये लास्ट पॉइंट है इसको लेकर के। जैविक स्थिरीकरण जो है
ये टोटल ग्लोबल स्थिरीकरण का लगभग 75% है। और अब आ गए एटीपी पर। एटीपी का फुल नेम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका फुल नेम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और जैविक सिस्टम में जैविक तंत्रों में ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत है। मतलब जैविक तंत्रों में हम, आप, पौधे, कीट, कवक, कोई भी, उसको जब एनर्जी की जरूरत होती है तो वो एनर्जी मिलती है एटीपी से, वो एनर्जी किसी और चीज से नहीं मिलती है। पौधे भी जब सनलाइट से अपना फूड बना लेते हैं तो उस फूड का इस्तेमाल वो एटीपी बनाने में ही करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं, इससे रिलेटेड अब जितने क्वेश्चन हैं वो अब आप मुझसे पूछ लीजिए, एक बार मैं उनको क्लियर कर लूं। और बायोस्फीयर में अब हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह को देख लिया, अब क्वेश्चंस को पूछ लीजिए आप लोग। अभय कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रेट के रूप में करते हैं। नहीं अभय, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में होगा या अमोनिया के रूप में होगा। आयुषी ने लिखा था एडोनिन ट्राइफॉस्फेट, नहीं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। लक्ष्मीकांत कह रहे हैं एजोला क्या होता है। एजोला एक पौधा होता है जिसकी सहजीविता एनाबीना के साथ होती है, और एनाबीना के साथ सहजीविता के कारण एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाता है। एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन एनाबीना करती है, एजोला नहीं करता, लेकिन एजोला उसको सहजीविता का अवसर प्रदान करता है। तो एजोला और एनाबीना का जो कॉम्बिनेशन है उसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये अच्छा प्रश्न था तो थोड़ा सा आप लोग लिख लें। एजोला एक प्लांट है और एनाबीना पहले भी लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया टाइप का है। और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोसिस है। और ये इस्तेमाल होता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में। ठीक है, तो जब बात चली है, आपने प्रश्न पूछा है, तो ये लिख लें। एजोटोबैक्टर के बारे में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। रितु कह रही कि मैंने पढ़ा है कि ब्रिंजल के रूट में भी राइजोबियम पाया जाता है। नहीं पाया जाता है ब्रिंजल के रूट में। ठीक है रितु। अवरती कह रहे हैं यौगिक क्या होती है, 9th-10th की किताब पढ़िए, लेकिन बहरहाल दो एलिमेंट के एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट के एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, स्थिरीकरण मैंने पहले बता दिया है कि नाइट्रोजन जब अपने एक स्टेबल कंपाउंड में, अपने एलिमेंटल फॉर्म से अपने एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, उसको स्थिरीकरण कहते हैं।
एनाबिना एक नील हरित शैवाल है। आप लोग वही सवाल पूछ रहे हैं जो पहले मैंने आंसर कर दिया। ये देखो, एनाबिना क्या लिखा है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। यतेंद्र कह रहे हैं एजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टर बैक्टीरिया में कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस होता है? साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है। एटीपी का मतलब बता ही दिया है। एटीपी जैविक तंत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और इससे ज्यादा गहराई में आपसे पूछा नहीं जाएगा, है ना। कुछ चीजों को सिर्फ टच करने की जरूरत है। 8H क्या हुआ ये पूछ रही है। ये 8 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन। हैबर बॉश क्या है? हैबर बॉश इंडस्ट्रियल मेथड है अमोनिया बनाने की। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? नील हरित शैवाल होते हैं। एक्चुअली होते जीवाणु हैं लेकिन उनमें क्लोरोफिल होते हैं और उनका एक खास तरह का कलर होता है, तो इसलिए एक जमाने में उनको शैवाल समझा गया था, लेकिन ओरिजिनली वो होते जीवाणु हैं। उर्वरक का क्या मतलब? फर्टिलाइजर, अभिक्रिया, रिएक्शन। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोजोमोनस फिक्सेशन नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब काफी वक्त हो गया। तो एक बार क्विकली देख लो, वायुमंडल का आपने देख लिया, आपने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण देख लिया। स्थिरीकरण का मतलब है कि नाइट्रोजन का एक स्टेबल कंपाउंड के फॉर्म में फॉर्मेशन। फिर हमने देखा कि नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है, जो स्थिरीकरण होता है, वो इंडस्ट्रियली हो सकता है, जिसको हम हैबर बॉश की प्रक्रिया कहते हैं। डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन नाम जानना जरूरी था इसलिए बताया है। उसके बाद जैविक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कुछ जीवाणुओं के द्वारा होता है। उन जीवाणुओं को डाई एजोट्रॉफ कहते हैं। कुछ फैक्ट हैं जिनके डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, मैं जा सकता हूं, मैं पूरे दिन भी पढ़ा सकता हूं ये टॉपिक, लेकिन वो आपके लिए जीएस में इंपॉर्टेंट नहीं है, जीएस के लिए रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। और यहाँ पर कोई पीएचडी तो करनी नहीं है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब किसी और जीव के साथ वो जाके जुड़ते हैं, और सिम्बायोटिक का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? सिम्बायोटिक का मतलब रहेगा कि ये वो हैं जो पौधों के साथ जाकर के एसोसिएट होंगे। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने राइजोबियम और दलहन के फसलों का, और दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया एनाबिना और एजोला का। फिर हमने आगे देखा, ये तो क्वेश्चन था, फिर हमने आगे देखा कि सिर्फ कुछ बैक्टीरिया कर पाएंगे, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, एग्जाम्पल दे दिया। फिर हमने देखा ये रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन का एक अणु, 8 प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं, और उससे 2 अमोनिया बना, एक हाइड्रोजन का अणु बना,
और इस पूरे प्रोसेस में 16 एटीपी की ऊर्जा यहां से रिलीज हो गई। तो ये आप नाइट्रोजन फिक्सेशन देख रहे हैं, और ये एक दूसरी सहजीविता है एजोला और एनाबिना की, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोसिस दिखाते हैं। और ये छोटा प्लांट होता है एजोला। तो एजोला को आप धान के खेत में डेवलप कर सकते हैं। एजोला आप धान के खेत में डाल दीजिए, धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा, और एजोला एनाबिना के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, तो काफी ज्यादा धान के फसल को अमोनिया सप्लाई करेगा। तो धान में जो यूरिया की जरूरत होती है, उस यूरिया की जरूरत कम हो जाएगी अगर धान के खेत में आप एनाबिना और एजोला को ग्रो करते हैं। जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस में मनीला में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है। तो मनीला के इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट में एजोला एनाबिना बेस्ड बायो फर्टिलाइजर धान के खेत के लिए डेवलप किया गया है। इंडिया में हम उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिलीपींस में, वियतनाम में, इन सारे जगहों पे एजोला एनाबिना का काफी इस्तेमाल होता है एज बायो फर्टिलाइजर। तो ये पॉइंट अब हमारा थोड़ा सा क्लियर है। चलो नेक्स्ट। जैव मंडल में नाइट्रोजन, यहां पे भी वही फ्रेमवर्क रखेंगे कि नाइट्रोजन का स्वरूप क्या है, नाइट्रोजन के स्रोत क्या है, और नाइट्रोजन का निष्कासन कैसे होता है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन के स्वरूप की चर्चा करें। तो जैव मंडल में नाइट्रोजन के स्वरूप क्या है, ये बहुत थियोरेटिकल लगता है। उसका जवाब देने के पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आपके बॉडी में नाइट्रोजन वाले क्या क्या कंपाउंड हैं। आपके बॉडी में नाइट्रोजन की उपयोगिता क्या है, इस सवाल का जवाब दो। हमारे बॉडी में नाइट्रोजन की क्या उपयोगिता है? आंसर? प्रोटीन। प्रोटीन किस चीज से बनते हैं? अमीनो एसिड। और कुछ? डीएनए और आरएनए। ये चार मेजर हैं जहां पर नाइट्रोजन हमारे शरीर में पाया जाता है। और सिर्फ हमारे ही शरीर में नहीं, दुनिया में जितने जीव हैं, जो आपको दिख रहे हैं, जो आपको नहीं दिख रहे हैं, हर जगह ये चार चीजें होती हैं। ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन हमारे बायोमास में होता है, वो नाइट्रोजन बेसिकली प्रोटीन, अमीनो एसिड, डीएनए और आरएनए के रूप में होता है। तो उसको हम कहते हैं बायोमास नाइट्रोजन। तो जैव मंडल में नाइट्रोजन जो होता है, वो होता है बायोमास, जैव मात्रा नाइट्रोजन। प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, ये स्वरूप हैं। ठीक है। जैव मात्रा में जो नाइट्रोजन के स्वरूप हैं, बस इतने ही हैं। सोर्स क्या है, कहां से ये नाइट्रोजन आपके शरीर में आया? आप कहेंगे हमारे फूड से। आपका फूड अंततः कहां से आया? प्लांट से। प्लांट को नाइट्रोजन कहां से मिला? प्लांट को नाइट्रोजन दो तरीके से मिलता है। या तो वो अमोनिया लेगा, मिट्टी से लेगा, या सहजीविता के जरिए लेगा, या प्लांट मिट्टी से नाइट्रेट लेगा। प्लांट मिट्टी से नाइट्रेट ले सकते हैं, प्लांट मिट्टी से अमोनिया ले सकते हैं। और जिन प्लांट की उन जीवाणुओं के साथ सहजीविता है जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं, तो उन प्लांट को अमोनिया की सप्लाई आसान हो जाती है। लेकिन लिया क्या प्लांट ने? प्लांट ने लिया अमोनिया,
प्लांट ने लिया नाइट्रेट, और इन दोनों को, चाहे वो नाइट्रेट लिया हो या अमोनिया लिया हो, इन दोनों को प्लांट अपने जीव मात्रा में बदल लेता है, बायोमास में बदल लेता है। फिर हम उस प्लांट को खाते हैं या उस प्लांट को खाने वाले एनिमल को खाते हैं, जैसे भी खाएंगे। अब ये नाइट्रोजन के कंपाउंड हमारे बॉडी में आए और नाइट्रोजन हमारे बायोमास का हिस्सा बना। तो स्रोत अंततः क्या था? स्रोत था नाइट अमोनिया और स्रोत है नाइट्रेट। नाइट्रेट आई मिट्टी से, अमोनिया आए दो स्रोतों से, पहला मृदा से और दूसरी सहजीविता से। और वो चाहे अमोनिया आया हो या नाइट्रेट आया हो, वो कन्वर्ट हुआ पौधों के जैव मात्रा में, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो गया आहार श्रृंखला में। अब समझ में आया कि इस टॉपिक पे आने के पहले क्यों जरूरी था इकोसिस्टम को समझना। ठीक है, तो स्रोत को लेकर के अब आप क्लियर हैं कि जीवों में नाइट्रोजन आता कहां से है? या तो अमोनिया से आएगा या आएगा नाइट्रेट से। पौधों का जैव पौधों की जैव मात्रा बनेगी। पौधों की जैव मात्रा बनने के बाद वो जैव मात्रा आहार श्रृंखला में दूसरे जीवों को भी उपलब्ध होगी। दूसरे जीव जब इसको कंज्यूम करेंगे तो उनका बायोमास बनेगा, और इस तरह से ये सर्कुलेट होगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है। निष्कासन कैसे होता है? निष्कासन होता है जब जैव मात्रा डेड होती है या जैव मात्रा से वेस्ट मटेरियल निकलता है। अब वो होगा डिकम्पोजिशन, अपघटन होगा उसका, और अपघटन के जरिए जैव पदार्थों से नाइट्रोजन का निष्कासन हो जाता है। और एक और सिचुएशन ये है, अगर जंगलों में आग लग गई, जंगलों में जब आग लगती है तो जैव मात्रा जलने लगती है। जैव मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है, उसकी वजह से वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में अब विमुक्त हो जाता है। तो निष्कासन के दो स्वरूप, पहला जैव मात्रा, खास तौर पे जो अपव्यय है, वेस्ट है, और डेड मतलब मृत पदार्थ है, उसका अपघटन होगा। और दूसरा, अगर किन्हीं कारणों से उसका दहन हो जाए तो वो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रूप में उसका निष्कासन हो जाएगा। तो बस उसको चार्ट के फॉर्म में लिख लें। अपघटन से मृदा या जल तंत्र में अमोनिया जमा होता है। और दूसरा, कभी कभार, हमेशा नहीं, अगर जैव मात्रा का दहन हो जाए तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। तो लिविंग सिस्टम से, समझ गए ना, लिविंग सिस्टम से यही दो सोर्सेज हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से इसका निष्कासन हो रहा होता है।
चलो हो गया। ये अब क्लियर है हमारा। अच्छा, जो चीजें पहले बता दी हैं फिर वही पूछ रहे हो। NOx क्या है? क्लास में बीच में आए हो। NOx क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। जैव मंडल में हो गया। लास्ट मृदा में नाइट्रोजन। और इसके बाद हमारा साइकिल अपने आप बन जाएगा। फिर वही फॉर्मेट लेंगे। मृदा में नाइट्रोजन के स्वरूप क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं, और इसका निष्कासन कैसे होता है। शुरू करते हैं स्वरूप से। मृदा में दो तरह से होता है। एक जैविक नाइट्रोजन, जिसका मतलब है प्रोटीन, अमीनो अम्ल, जिसको हम अमीनो एसिड कहते हैं, और DNA और RNA। तो ये जैविक हो गया। दूसरा स्रोत होता है दूसरा स्वरूप होता है अमोनिया का। तीसरा स्वरूप होता है नाइट्रेट का। ये तीन मेन स्वरूप होते हैं नाइट्रोजन के। ये तीन मेन स्वरूप हैं। कहां? सॉइल में। स्रोत क्या है? अगर इन तीनों को 1 2 3 कर दे, 1 2 और 3, तो जो 1 है हमारा, जिसको हम कहते हैं जैविक एन, ये आता है मृत तथा अपव्यय जैव पदार्थ। ठीक है। दूसरा है अमोनिया। और तीसरा है NO3। ठीक है। अमोनिया का स्रोत क्या है? जैव एन का अपघटन। तो जो भी जैव एन है उसका जब अपघटन होगा तो अमोनिया ही बनता है। ठीक है। नाइट्रेट का क्या है? पहला, जो एसिडिक रेन होती है, ठीक है, HNO3 युक्त जो वर्षा होती है, उस HNO3 से नाइट्रेट निकलता है। दूसरा है अमोनिया का अपघटन, जिससे कि नाइट्रेट बनता है। तो नाइट्रेट या तो HNO3 युक्त वर्षा से आती है या नाइट्रेट NH3 के अपघटन से आती है। अमोनिया आता है जैविक नाइट्रोजन के अपघटन से, और जैविक नाइट्रोजन आता है मृत तथा अपव्यय जैव पदार्थों से। तो ये जो जैविक एन है, हमेशा ये जैविक एन नहीं बना रहेगा। ये जैविक एन जो है, ये अंततः अमोनिया में, हमारे इस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी जैविक एन आएगा उसका अपघटन निश्चित है। और जब अपघटन होगा तो पहले अमोनिया बनेगा,
और फिर ब्रेक डाउन करके बैक्टीरिया इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब लास्ट में आ जाते हैं कि इसका निष्कासन कैसे होगा, ये निकलता कैसे है। तो मेनली निकलने के दो स्रोत हैं मेनली। पहला स्रोत जो है निकलने का वो है अमोनिया, प्लांट्स ले लेंगे और प्लांट उससे फिर अपनी जैव मात्रा बना लेंगे। और जो दूसरा स्रोत है वो है नाइट्रेट, जो पक्के तौर पे प्लांट लेंगे। कुछ केसेस में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रेट को डायरेक्ट नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये कहलाते हैं हमारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब नाइट्रोजन को हटा देते हैं। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया, नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होता है, और नाइट्रोजन गैस फिर हवा में मुक्त हो जाती है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो निष्कासन में अमोनिया जाता है पादपों के तंत्र में, नाइट्रेट या तो यहां से नाइट्रोजन बन जाएगा और ये नाइट्रोजन चला जाएगा वायुमंडल में, या नाइट्रेट पौधों तक आएगा। ठीक है। नाइट्रोजन का कलर क्या होता है? नाइट्रोजन एयर का सबसे ज्यादा अबंडेंट कंपोनेंट है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन से ज्यादा कोई और गैस नहीं है। क्या कलर दिखती है आपको नाइट्रोजन की? वर्षा, आप ही बताइए। तो नाइट्रोजन का कलर क्या मिला हमें? चलो, तो मृदा में नाइट्रोजन की ये स्टोरी है। तो अगर अब हम देखें तो अमोनिया या तो पौधे ले लेंगे, या अमोनिया फिर यहां पर अमोनिया अपघटित होकर नाइट्रेट बनेगा। और नाइट्रेट क्या होगा, नाइट्रेट या तो पौधे ले लेंगे और नहीं तो ये नाइट्रोजन बन के उड़ जाएगा। तो ये है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। कड़ियों को अब जोड़ते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, उसका स्थिरीकरण हो सकता है। तीन तरीके हैं स्थिरीकरण के: जैविक, औद्योगिक, और तीसरा तरीका क्या होता है स्थिरीकरण का? तीसरा तरीका होता है जो एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय होता है। बिजली के चमकने से नाइट्रोजन जब अपने ऑक्साइड के स्वरूपों में बदलने लगता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जैविक स्थिरीकरण से नाइट्रोजन जैविक तंत्र में उपलब्ध होता है, और एक बार जब वो पौधों को मिला तो फिर पूरे खाद्य श्रृंखला में वो चलता जाता है। हर स्टेज पे मृत तथा अपव्यय पदार्थ बनते रहेंगे। वो ब्रेकडाउन होगा और उसके ब्रेकडाउन से अमोनिया बनता है। अमोनिया फिर से पौधों को उपलब्ध होगा, और नहीं तो अमोनिया अपघटित होकर के नाइट्रेट बनेगा, और नाइट्रेट पौधों को उपलब्ध होगा, और आहार श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। ठीक है। अब इसको जो है हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। इसको पहले सेव कर लूं मैं। एक मिनट रुक जाए। ठीक है, ये सेव हो गया हमारा। अब हम लोग आ जाते हैं
नाइट्रोजन साइकिल के डायग्राम पे। ये डायग्राम समझ के उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल को हम लोग कंप्लीट मानेंगे। ये डायग्राम कल आपके साथ शेयर किया था, कल पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन शेयर हुआ था। अब देखो, सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। यहां पे एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन का कैसे कैसे हिसाब लगता है वो देखो। सबसे पहला जो तरीका है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन का, वो है जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग हो रही है, देख रहे हो, तो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया। दूसरा अगर देखो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन का, तो दूसरा और तीसरा जो है वो नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो रही है। लेकिन अगर नाइट्रोजन की फिक्सेशन देखो तो पहला फिक्सेशन ये है, ठीक है, जहां पे रूट में गांठें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये देखो, ये सब गांठें हैं रूट में जो पड़ी हुई हैं, और रूट की इन गांठों में ये जीवाणु होते हैं, और ये जीवाणु नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे होते हैं। और यहां पर जो अमोनिया बना वो सीधा सीधा उस पौधे को सप्लाई हो गया जिसके रूट के साथ ये जीवाणुओं की सहजीविता चल रही थी। लेकिन सिर्फ सहजीवी जीवाणु ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करते, कुछ दूसरे भी जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये देखो, ये जो जीवाणु है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं, ये खुद से देखो, ये लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन सॉइल। ये वो बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे, फ्री लिविंग है। हमने दोनों का एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद क्या होगा, सॉइल में अमोनिया बनता चला जाएगा, इनकी एक्टिविटी से सॉइल में अमोनिया बनता चला गया। और सॉइल में अमोनिया का एक और स्रोत है, वो क्या, डेड एंड वेस्ट मैटर। देखो, डेड एंड वेस्ट मैटर, वो डिकम्पोजर्स, डेड एंड वेस्ट मैटर पे कौन काम करेगा, डिकम्पोजर, जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो काम करेंगे, और वो उसको अमोनिया में बदल देंगे। इसीलिए क्या नाम दिया हमने, अमोनिफिकेशन। ठीक है, प्रोसेस का नाम देखो, प्रोसेस का नाम है अमोनिफिकेशन। तो ये अमोनिफिकेशन हुआ, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर को अमोनिया में बदल देना। और ये गौर किया है कि ये डेड एंड वेस्ट मैटर कहां से आया है, यही प्लांट प्लांट खाने वाले इन जीवों से, यहां से डेड एंड वेस्ट मैटर आया है। और वो डिकम्पोज हुआ और फिर क्या बना, सॉइल में फिर से अमोनिया जमा होते जा रहा है। अमोनिया अब पहले नाइट्राइट में तब्दील होगा और अंततः किस चीज में तब्दील होता है, नाइट्रेट में तब्दील होता है। देखा ना, तो जो हमने लिखा था कि अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा, बन गया। और उसके बाद ये नाइट्रेट कहां गया, नाइट्रेट के एरो को फॉलो करो, ये नाइट्रेट जा रहा है सीधा पौधे में, और पौधे में जाने के बाद फिर ये यहां से यहां जाएगा, यहां से वेस्ट मटेरियल आएगा। ठीक है, और मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा तब भी बढ़ती है जब मिट्टी में आप फर्टिलाइजर अप्लाई करोगे। लेकिन वो सब नाइट्रेट की स्टोरी क्या है, ज्यादातर नाइट्रेट इन पौधों को उपलब्ध होगा, ज्यादातर नाइट्रेट। डन। अब एक लास्ट बात है, वो ये कि थोड़ी मात्रा में जो ये हमारा नाइट्रेट है, यहां से देखो, थोड़ी मात्रा में ये जो नाइट्रेट आपको यहां पे दिख रहा है ना, इस नाइट्रेट की हो रही है डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन से ये नाइट्रोजन बन करके चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये सारी कड़ियां यहां पर इस डायग्राम में आके जुड़ गई। और अगर ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उसमें भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे, यहां से भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलेगा, और वो सब रेन के साथ जमीन पे आ रहा होगा। और हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से ये कर रहे हैं कि जब जीवाश्म ईंधनों का हम दहन करते हैं, तो जीवाश्म ईंधनों के दहन की वजह से हम एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन हो रहा होता है। तो ये थी आपकी नाइट्रोजन साइकिल। अब इन सारी कड़ियों को जब आप जोड़ करके एक बार घर पे पढ़ोगे तो नाइट्रोजन साइकिल ऐसा ही दिखेगा। किताबों में पढ़ लो और वो इतना जटिल दिखेगा कि रट्टा लगाने का मन करेगा। ठीक है, एक और चीज कह रहा हूं कि आप में से जो लोग
9th और 10th की साइंस की किताबों के साथ कनेक्शन खो बैठे हैं, ये जरूरी होगा कि आप उसको पढ़ लें, ठीक है? क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, वो कहानी चैट में चलती रहेगी आपकी। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एजुकेशन जो होती है ना, लर्निंग जो होती है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं होती तो सारे बच्चों को जब वो बड़े हो जाते तो सीधा एमए में एडमिशन करा दिया जाता। ऐसा क्यों होता है कि उनको नर्सरी से लेकर के पूरी स्कूल की पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर 11th-12th करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, तब एमए में पहुंचते हैं। तो ये कड़ी है, वो कड़ी जब तक आप जोड़ेंगे नहीं तब तक वो कड़ी बनेगी नहीं। तो चैट में देख रहा था, कई लोग कह रहे थे कि ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि समझ में आने के लिए आपको भी तैयार होना होगा। और मैं अपने आप को जितना सिंपल करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप मेरे थोड़े दूसरे जीएस के वीडियोस देखिएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी के जो एक्चुअल मेंस वाले बच्चे होते हैं, किस लेवल पे वो पढ़ने के लिए तैयार बैठते हैं। मैं आप लोगों को कम करके नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन अपने आप को तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी भी है, ठीक है? आप कहीं भी दोषारोपण कर लें, ठीक है, कहीं भी दोषारोपण कर लें, नुकसान आपका होगा अगर आप तैयार नहीं हैं तो। इस पे सोचिएगा, ठीक है? और हम लोग फिर मिलेंगे कल की क्लास में। कल पक्के तौर पे बायोजियोकेमिकल साइकिल हमारा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अब 2 ही साइकिल बचे हैं तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद बायोम, और बायोम के बाद एडवांस टॉपिक्स। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए और तैयारी करके आइए, ठीक है? चैट में ये सब चलते रहता है, उससे कोई फायदा नहीं होगा और कुछ नहीं बदलेगा। अगर आपको सिविल्स क्लियर करना है, अगर मनोरंजन के लिए क्लास में बैठे हो कि चैट चल रहा है, बैठे हुए हैं, टीचर अपना काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मनोरंजन प्राप्त करें क्लास से। लेकिन जिनको सिविल्स क्लियर करना होता है, जिनको सिविल्स क्लियर करना होता है, वो हर काम करते हैं जो उनसे अपेक्षित होता है। तो इस विचार के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं, कल मिलेंगे। गुड बाय।